इसके साथ साथ ये समझने की भी जरूरत है कि आखिर भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता गिर क्यों रही है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो सच लगने लगता है और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस झूठ को सच बनाने में अपना पूरा योगदान देता है। सारा दोष सिर्फ रेलवे का नहीं है। अवैध कब्जे के पूरे मामले को धर्म से जोड़ दिया गया था और कहा गया था कि सरकार और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मुसलमानों को सताकर उन्हें जमीन से हटाना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है नेशनल प्रेस डे हमारे देश में कब मनाया जाता है? नहीं मालूम है? कोई बात नहीं। हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। हमारे देश में ये दिन उस चीज को याद करने के लिए मनाया जाता है कि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट, एक जिम्मेदार प्रेस हो। इस दिन से ये हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है कि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट मीडिया की कितनी जरूरत है हमारी डेमोक्रेसी पे। क्योंकि 16 नवंबर के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, उसकी फंक्शनिंग शुरुआत हुई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे देश के प्रेस पर निगरानी रखती है, कहीं हमारा प्रेस का स्टैंडर्ड गिर ना जाए। हमारा प्रेस एक कोई पावरफुल इंडिविजुअल अपने कंट्रोल में ना कर ले। अब इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि आजकल जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो बस सरकार की थोड़ी सी कड़ी निंदा करती है, उसके छोड़कर कुछ नहीं करती है। लेकिन एक टाइम था जब बहुत डर से हमारी पॉलिटिकल क्लास हमारे प्रेस को देखती थी, पुलिस प्रशासन ने प्रेस से डरती थी कि कई प्रेस हमारे बारे में कुछ लिखना दे और सरकारें हिल जाती थी प्रेस के काम की वजह से। लेकिन पता नहीं वो वाला प्रेस कहाँ चला गया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे ही एक पत्रकार को एक्सपोज करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो हमारे देश की प्रेस का बैंड बजा के रख दिया है, सारे जर्नलिस्ट का नाम खराब करके रख दिया है। उस होनहार पत्रकार का नाम सुधीर चौधरी, बहुत सारे लोग उसे तिहारी चौधरी से भी जानते हैं। आखिर इसको लोग तिहारी करके क्यों बुलाते हैं? आखिर इसने किया कांड किया था जिसके कारण उसका नाम सुधीर चौधरी से तिहारी चौधरी हो गया। यह मामला 2012 का है, जब उद्योगपति नवीन जिंदल के उद्योग समूह द्वारा जी समूह के संपादक सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया का स्टिंग किया गया था। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा जारी वीडियो फुटेज ने दिल्ली और देश के मीडिया जगत को हिलाकर रख दिया था। सितंबर 2012 में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद JSPL के मानव संसाधन विभाग के निदेशक ने आरोप लगाया कि जी न्यूज के संपादक चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने उनकी कंपनी से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने की कोशिश की। घूसखोरी मामले में सुधीर चौधरी को कुछ दिन तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। यही कारण है कि कुछ लोग सुधीर चौधरी को तिहाड़ी चौधरी या तिहाड़ी पत्रकार भी कहते हैं। अब देखते हैं तिहाड़ी पत्रकार का और एक कारनामे। दिल्ली के दरियागंज में सर्वोदय कन्या स्कूल की एक महिला टीचर थी उमा खुराना। उमा खुराना गणित पढ़ाती थी और उमा के पति एक बिजनेसमैन थी। दोनों अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। इसके बाद आता है 30 अगस्त 2007 का दिन। उमा खुराना बाकी के दिनों की तरह ही स्कूल पढ़ाने के लिए पहुंचती है, लेकिन जैसे जैसे स्कूल की क्लासेज खत्म होने को होती है, वैसे वैसे स्कूल के बाहर पेरेंट्स की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। ये भीड़ अपनी बेटियों को लेने के लिए नहीं आई थी, बल्कि उमा खुराना को खदेड़ने के लिए आई थी। भीड़ डिमांड करने लगी थी, उमा खुराना को हमारे हवाले कर दिया जाए। ये भीड़ इतनी बढ़ती जा रही थी कि पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हो जाती है कि पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर देती है। पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। ये भीड़ उमा खुराना को नोच लेना चाहती थी और इसी बीच इत्तेफाक ये होता है कि उमा खुराना भीड़ के हाथ लग जाती है। भीड़ ने उमा खुराना को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। उनके कपड़े फाड़ डाले। ऐसा लग रहा था
जैसे ये भीड़ उमा की जान लिए बिना नहीं मानेगी। लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों और आसपास के लोगों ने उसे बचा लिया और दम तोड़ने से बच गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये भीड़ उमा की जान लेने के लिए आमादा क्यों थी? उमा ने ऐसा क्या कर दिया था कि भीड़ रुकना ही नहीं चाहती थी? दरअसल उसी दिन लाइव इंडिया नाम की एक न्यूज चैनल एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया कि उमा खुराना स्कूल की लड़कियों से जिस्म फरोशी का काम कराती है, यानी प्रोस्टिट्यूशन कराती है, और जो लड़कियां ऐसा नहीं करती उनकी वीडियो बना लेती है। एक स्कूली लड़की कहती है कि मुझे मेरी टीचर उमा खुराना ने देह व्यापार में धकेला। ये इस स्टिंग के टीवी पर आते ही लड़कियों के पेरेंट्स भड़क जाते हैं और स्कूल पहुंच जाते। इत्तफाक से उस वक्त स्कूल में कक्षाएं चल रही थी और उमा खुराना अंदर स्कूल में पढ़ा रही थी। जिनकी लिंचिंग करने के लिए ये भीड़ स्कूल को घेर कर खड़ी थी। ओ लाइव इंडिया नाम के चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया। उसकी सीईओ और संपादक थे सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी के लाइव इंडिया चैनल पर दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद भीड़ ने उमा खुराना को घेर कर पीटा और कपड़े फाड़ डाले। घायल उमा खुराना को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन जैसे ही उमा खुराना को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है, उसे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अगले दिन जब उमा खुराना को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने भी उमा खुराना को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सुधीर चौधरी के लाइव इंडिया चैनल को जमकर टीआरपी मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने भी चैनल से ओरिजिनल सीडी मंगाई और एक जांच कमेटी बिठा दी। इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हाँ, स्टिंग ऑपरेशन में उमा खुराना की ही आवाज है। खुद स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ने इस आवाज को पहचाना कि स्टिंग ऑपरेशन में जो आवाज सुनाई दे रही है वो उमा खुराना की ही है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग ने फौरन ही उमा खुराना को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन इसी बीच पुलिस ने उस लड़की को खोज निकाला जो स्टिंग ऑपरेशन में ये कहते हुए दिख रही थी कि वो इसी स्कूल की छात्रा है और उमा खुराना ने उसे जबरन प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया था। लेकिन जब पुलिस ने इस लड़की से पूछताछ की तो पता चला कि वो इस स्कूल की छात्रा ही नहीं है और ना वो थी। दरअसल जब पुलिस ने उमा खुराना से पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि वो उस लड़की को जानती ही नहीं, बल्कि उसे वीरेंद्र अरोरा नाम के एक शख्स ने उसे मिलवाया था। इसके बाद पुलिस ने वीरेंद्र अरोरा को पकड़ लिया। वीरेंद्र अरोरा के माध्यम से ही पुलिस इसे लड़की तक पहुंचती है। पुलिस ने लाइव इंडिया के रिपोर्टर प्रशांत सिंह को उस लड़की के सामने फेस टू फेस लाने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्टर ही गायब हो गया। अब पुलिस उस रिपोर्टर से कांटेक्ट ही नहीं कर सके। अब पुलिस समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वीरेंद्र अरोरा दिल्ली के ही झील मिल एरिया का रहने वाला था। पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए अरोरा को रिमांड पर ले लिया। फिर 10 सितंबर के दिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर मधुप तिवारी ने कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट जारी करते हुए खुलासा किया कि वीरेंद्र अरोरा नाम के एक आदमी का उमा खुराना के साथ पैसे को लेकर झगड़ा चल रहा था। उमा खुराना से बदला लेने के लिए ही वीरेंद्र अरोरा ने लाइव इंडिया के रिपोर्टर प्रकाश सिंह के साथ मिलकर ये साजिश रची। साजिश ये है कि उमा खुराना को इस आरोप में फंसाया जाए कि वो स्कूल की लड़कियों से देह व्यापार का धंधा कराती है। प्रकाश सिंह एक और लड़की को जानता था। 20 साल की ये लड़की मीडिया में कैरियर बनाना चाहती थी और उसे किसी बड़ी जगह पर नौकरी नहीं मिल रही थी। लाइव इंडिया के रिपोर्टर प्रकाश सिंह ने इस लड़की को एक स्कूल की लड़की की तरह एक्टिंग करने के लिए कहा। अब रची गई एक साजिश की एक जगह पर उमा खुराना को बुलाया जाए और उस लड़की को भी बुलाया जाए और उनकी वीडियो बना ली जाए, जैसे कि उमा खुराना किसी ग्राहक के लिए लड़की को लेकर आई है, डिलीवरी कराने आई है। इस प्लान के तहत उमा खुराना को बुलाया गया और लाइव इंडिया चैनल के रिपोर्टर ने इसे स्टिंग ऑपरेशन की तरह रिकॉर्ड कर लिया।
दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया कि ये पूरा स्टिंग ही फेक था और साजिश के तहत रचा गया था। पुलिस ने खुलासा किया, अलग अलग हिस्सों में रिकॉर्ड किया गया था। उमा खुराना से किसी और काम के लिए पैसे की डील की जा रही थी और लड़की का हिस्सा दिखाकर उसे ऐसे प्रस्तुत किया गया कि वो एक ग्राहक से देह व्यापार की डील कर रही है। इस लड़की का भी एक रिकॉर्ड किया गया था जिसमें वो कह रही थी कि उसकी टीचर उमा खुराना उससे और उसकी इस स्कूल की अन्य लड़कियों से देह व्यापार कराती है। इसी कारण स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के पेरेंट्स भड़क गए जब उन्होंने इस स्टिंग को देखा और इस स्कूल को घेर लिया। पुलिस ने जांच रिपोर्ट में कहा कि उसे ऐसे कोई एविडेंस ही नहीं मिलते जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उमा खुराना देह व्यापार के रैकेट में लगी हुई थी। 11 सितंबर के दिन जज आलोक अग्रवाल ने ये कहते हुए उमा खुराना को जमानत दे दी। अब तक हुई जांच से यह पता चलता है कि ये स्टिंग ऑपरेशन पूरी तरह से फेक है। अब बारी थी उस चैनल की जिसने ये फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाया था और एक महिला की जिंदगी तबाह कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने वीरेंद्र अरोरा और लाइव इंडिया चैनल के रिपोर्टर प्रकाश सिंह को अरेस्ट कर लिया। जब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चैनल के रिपोर्टर की ही गड़बड़ी पकड़ ली तो चैनल के सीईओ सुधीर चौधरी ने भी अब इस मामले से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया कि ये तो रिपोर्टर की गलती थी, उसी ने फर्जी स्टिंग चलाया। लेकिन सच ये है कि खुद सुधीर चौधरी शुरू से ही इसकी टीआरपी का आनंद ले रहे थे और खुद ही इस स्टिंग ऑपरेशन का बचाव कर रहे थे और इसे सच बता रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स की 7 सितंबर 2007 की एक खबर के अनुसार जब पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया कि स्टिंग ऑपरेशन में दिखाए लड़की ना तो किसी स्कूल की छात्रा है और ना ही वो देह व्यापार से जुड़ी हुई है, तो चैनल के सीईओ सुधीर चौधरी ने कहा इस तर्क से कि वो लड़की ना तो प्रोस्टिट्यूट है और ना स्कूली छात्रा है, इससे उमा खुराना का अपराध कम नहीं हो जाता। सुधीर चौधरी के ये शब्द इस स्टिंग ऑपरेशन के कई दिन बाद की है जब हिंदुस्तान टाइम्स को उन्होंने ये बयान दिया था। मतलब जब ये स्पष्ट होने लगा कि ये स्टिंग फर्जी है तब भी सुधीर चौधरी इस स्टिंग ऑपरेशन को सही बताते रहे और उल्टा उमा खुराना को ही दोषी बताते रहे। वे खुद ही वकील और खुद ही कोर्ट बन रहे थे तब जब तक कि खुद पुलिस ने उनके रिपोर्टर को अरेस्ट नहीं कर लिया और ये साबित नहीं हो गया कि सुधीर चौधरी के चैनल ने एक फर्जी ऑपरेशन चलाया है। इससे पहले 4 सितंबर के दिन यानी ऑपरेशन के 5वें दिन जब स्टिंग ऑपरेशन की साजिश में शामिल लड़की ही पुलिस की जांच में फंस चुकी थी, तब भी सुधीर चौधरी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बयान देते हुए कहा था कि यह पूरा मामला एक सरकारी स्कूल की टीचर जो स्कूली लड़कियों से देह व्यापार में धकेलती है उसका है। इसका फोकस पीड़ित लड़की पर नहीं होना चाहिए। यानी यहां भी सुधीर चौधरी उमा खुराना पर ही गंभीर आरोप लगाते रहे और साजिश में शामिल लड़की को बचाते रहे। अब कैसे मान लिया जाए कि सुधीर चौधरी तो इस पूरे मामले में अनजान थे और निर्दोष थे, जबकि वे इस पूरे मामले की परतें खुल जाने के बाद भी अपने चैनल की खबर को डिफेंड कर रहे थे, रिपोर्टर को डिफेंड कर रहे थे, लड़की को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन जब मामला पूरी तरह खुल गया कि ये फेक स्टिंग ऑपरेशन था तो सुधीर चौधरी अपने बचाव के साधन खोज नहीं रखेंगे। सुधीर चौधरी के इस चैनल की घटिया हरकत की वजह से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 20 सितंबर 2007 से लेकर 20 अक्टूबर 2007 तक यानी पूरे 1 महीने के लिए चैनल पर बैन लगा दिया। हालांकि 1 साल बाद इस केस में समझौता कर लिया गया। अक्टूबर 2008 में उमा खुराना ने कोर्ट में कह दिया कि वी केस वापस ले रही है और उन्होंने चैनल और सुधीर चौधरी से ये मामला सेटल कर लिया है। भले ही इस मामले में लास्ट में समझौता कर लिया गया, इसके पीछे जो भी कारण रहे हो, लेकिन सुधीर चौधरी के ही शब्दों में कहूं तो भले ही उमा खुराना ने इस मामले को किन्हीं कारणों से वापस ले लिया हो, लेकिन इससे सुधीर चौधरी और उनके चैनल का अपराध कम नहीं हो जाता। टीआरपी के लिए जिस तरह ऑपरेशन को टीवी पर चलाने में जो जल्दबाजी की गई, उसके लिए तो कम से कम सुधीर चौधरी ही जिम्मेदार थी, क्योंकि वे ही चैनल के संपादक थे और वे ही सीईओ थे।
इसलिए बिना उनकी अनुमति के टीवी पर इतना सेंसिटिव ऑपरेशन चलाया गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे कारनामे किया है एक तिहाड़ी पत्रकार ने, मगर इतने सारे एक वीडियो में दिखा नहीं सकते, लेकिन थोड़े बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि न्यूज़ के नाम पे इस तरह की पत्रकार आपको असलियत में क्या दिखा रहा है। जेएनयू के उमर खालिद और कन्हैया कुमार वाली बहुचर्चित मामले में भी सुधीर चौधरी पर एडिटेड वीडियो टीवी पर चलाने के आरोप लगे। जेएनयू पर जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग कुछ सनसनीखेज बताकर इस बात को सिर्फ ऊपरी खत्म करना नहीं चाहता, बल्कि आज न्यूज़ रूम के अंदर की कहानी बताएंगे, ताकि आप जान सकें कि न्यूज़ रूम के अंदर कैसे वीडियो काट छाट एडिटिंग करके चलाया जाता है, जिससे आपके अंदर सामने वाले की छवि ऐसी बनी कि आपके अंदर खून खौल जाए। जिस तरह गणित के निर्दोष टीचर उमा खुराना को भीड़ ने पीटा, ऐसे ही कन्हैया कुमार और उमर खालिद को भी सार्वजनिक तौर पर पीटा गया, और इसके लिए भी जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी जिम्मेदार थे। आज जेएनयू मामले को लेकर सुधीर चौधरी और जी न्यूज़ के द्वारा की गई पत्रकारिता के बारे में बताएंगे। 9 फरवरी 2016 के दिन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र फांसी की सजा को लेकर विरोध जता रहे थे। आमतौर की तरह ही जेएनयू में कुछ छात्रों के द्वारा नारे लगाए जा रहे थे, जैसे भुखमरी से आजादी, तानाशाही से आजादी, जातिवाद से आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी, सांप्रदायिकता से आजादी। इन्हीं नारों के बीच कुछ क्लिप्स काटकर जी न्यूज़ के द्वारा दिखाए। जी न्यूज़ ने दिखाया कि कैसे जेएनयू में कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाए गए और बाकी नारे छोड़ दिए गए, और कैसे पाकिस्तान के सपोर्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस न्यूज़ के बाद देश भर में लोग जेएनयू को बंद कराने के लिए रैलियां निकालने लगे, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और था, और ये सच भी कभी बाहर नहीं आता। अगर जी न्यूज़ में प्रोड्यूसर का काम कर रहे एक पत्रकार की अंतरात्मा न जगी होती। इस साहसी पत्रकार ने अपने चैनल जी न्यूज़ की बड़ी पोल खोलते हुए इस्तीफा दे दिया। इस पत्रकार का नाम था विश्वदीपक, जो जी न्यूज़ में आउटपुट प्रोड्यूसर का काम कर रहे थे। विश्वदीपक जी न्यूज़ पर 9 बजे आने वाले शो को बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। जेएनयू मामले की रात को चैनल पर दिखाई गई फुटेज के आधार पर ही दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जेएनयू के छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर दी थी और कन्हैया कुमार को अरेस्ट कर लिया। इन वीडियोज में दिखाया गया कि जेएनयू के कुछ छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन अपने इस्तीफे के साथ पत्रकार विश्वदीपक ने खुलासा किया कि जब शुरू में उनके यहाँ जी न्यूज़ के रिपोर्टर ने जेएनयू की वीडियो भेजी, उनमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था ही नहीं, और बाद में इसे ऐड किया गया। विश्वदीपक ने बताया, ये नारे इतनी अस्पष्ट थे कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन चैनल ने इसे पाकिस्तान जिंदाबाद जैसा सुनाने के लिए वीडियो में हिंदी में पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया, ताकि अचेतना में ही दर्शक उस नारे को पाकिस्तान जिंदाबाद की तरह ले। जी न्यूज़ को भेजे अपने इस्तीफे में विश्वदीपक ने चैनल के द्वारा की जा रही है मोदी सरकार की चाटुकारिता के अलावा इस घटना का भी जिक्र किया। विश्वदीपक ने अपने इस्तीफे में लिखा कि कन्हैया समेत जेएनयू के कई छात्रों को हमने लोगों की नज़र में देशद्रोही बना दिया। अगर कल को इनमें से किसी की हत्या की जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने सिर्फ किसी की हत्या और कुछ परिवारों को बर्बाद करने की स्थिति पैदा नहीं की है, बल्कि दंगा फैलाने और गृह युद्ध की नौबत तैयार कर दी है। कौन सा देश प्रेम है ये? आखिर कौन सी पत्रकारिता है ये? क्या हम बीजेपी या आरएसएस के मुखपत्र है? नहीं, वो जो बोलेंगे वही कहेंगे। जिस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था ही नहीं, उसे हमने बार बार उन्माद फैलाने के लिए चलाया। अंधेरे में आ रही कुछ आवाजों को हमने ऐसे कैसे मान लिया कि ये कन्हैया या उनके साथियों की ही है?
सरकार की लाइन पर काम करते हुए कुछ लोगों का करियर उनकी उम्मीदों और उनके परिवारों की तबाही की कगार पर पहुंचा दिया। अच्छा होता कि हम एजेंसीज की जांच करने देते और उनके नतीजों का इंतजार करते। विश्वदीपक ने आगे लिखा कि आखिर जेएनयू से या जेएनयू के छात्रों से हमारी क्या दुश्मनी है? मेरा मानना है कि आधुनिक जीवन मूल्यों, लोकतंत्र और विरोधी विचारों की अस्तित्व का अगर कोई सबसे खूबसूरत बगीचा अगर इस देश में है तो वो जेएनयू है, लेकिन इसे गैरकानूनी और देशद्रोह का अड्डा बताया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जेएनयू गैरकानूनी है जब बीजेपी का वो विधायक जो कोर्ट में घुसकर लेफ्ट कार्यकर्ता को पीट रहा था, विधायक और उसके समर्थक सड़क पर गिरे हुए सीपीआई के कार्यकर्ता को तले रौंद रहे थे, लेकिन पास में खड़ी पुलिस तमाशा देख रही थी और स्क्रीन पर पिटाई की तस्वीरें चल रही थी और हम लिख रहे थे कि ओपी शर्मा पर पिटाई का आरोप। मैंने पूछा कि आरोप क्यों? कहा गया कि ऊपर से कहा गया है। हमारा ऊपर इतना नीचे कैसे हो सकता है? मोदी तक तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अब ओपी शर्मा जैसे बीजेपी के नेताओं और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की भी स्टोरी लिखते समय अब हम बचाने लगे, घिन आने लगी है मुझे अपने अस्तित्व से, अपनी पत्रकारिता से और अपनी व्यवस्था से। क्या मैंने इसलिए दूसरे सब कामों को छोड़कर पत्रकार बनने का फैसला किया था? ये कहते हुए विश्वदीपक ने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया। कारवां मैगजीन ने भी सुधीर चौधरी और जी न्यूज के द्वारा जेएनयू मामले में भाजपा और आरएसएस के झूठे नैरेटिव को चलाने को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट की। कारवां मैगजीन ने इस रिपोर्ट में लिखा कि 11 फरवरी के दिन सुधीर चौधरी के द्वारा किए जाने वाले का लाइव टेलीकास्ट किया, जिसमें चतुरता से जेएनयू के छात्रों को देशद्रोहियों की तरह पेश किया गया। कहीं की फोटो कहीं लगा दी, कहीं की वीडियो कहीं लगा दी। जेएनयू को बदनाम किया गया। जब बाद में दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की तो दिल्ली पुलिस को भी ऐसे कोई सुराग नहीं मिले। ये कोई कह सके कि जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। अमर उजाला की 27 फरवरी 2016 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर बीएस बस्सी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपते हुए कहा, ये यूनिवर्सिटी में 9 फरवरी को मौजूद चश्मदीद गवाहों ने कहा है कि शहादत दिवस कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाई गई थी। इसमें कमाल की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने सुधीर चौधरी और रोहित सरदाना की शो में चलाई गई फुटेज के आधार पर ही एफआईआर की थी और जांच की थी, जिसके अनुसार जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सवाल ये है कि इतनी सेंसिटिव मामले पर जी न्यूज अपनी वीडियो में जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखकर आपके मन में क्या भरना चाहता था? आखिर क्या ये पत्रकारिता का काम हो सकता है? अब जरा सोचिए, आखिर क्यों सुधीर चौधरी और जी न्यूज के एंकर रोहित सरदाना ने झूठी वीडियो अपने चैनल पर दिखाए? यहां तो पूरी जिम्मेदारी एंकर सुधीर चौधरी की थी। उमा खुराना की तरह बाद में कन्हैया कुमार और उमर खालिद पर हिंसक हमले हुए। आज भी देश का बड़ा हिस्सा इसी बात को याद रखे हुए है कि जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा है और कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे पढ़े लिखे नौजवान देशद्रोही है और पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, क्योंकि देश के एक बड़े हिस्से को ये मालूम ही नहीं कि टीवी न्यूज़ और रूम के अंदर क्या चल रहा होता है, कौन खबरों को दिशाएं दे रहा होता है। ये तो वो चर्चित केस हैं जिनमें सुधीर चौधरी की हकीकत सामने आ सकी, लेकिन ऐसे अनगिनत टीवी शोज उनके द्वारा किए गए जिनमें सुधीर चौधरी भाजपा की प्रवक्ता से भी ज्यादा प्रवक्ता नजर आते हैं। पत्रकारिता के मूल्यों को कुचलकर आप भाजपा की चमचागिरी करें तब भी ठीक है, लेकिन झूठ फैलाना, नफरत फैलाना और हिंसा के लिए माहौल तैयार करने को कितना सही माना जाए और देश के लिए इसे कितना उचित माना जा सकता है? सिर्फ उमा खुराना और जेएनयू मामले में ही नहीं बल्कि सुधीर चौधरी ने जनता और विपक्षी नेताओं के लिए भी झूठे नैरेटिव चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाकी सब और एक वीडियो में